नमस्कार साथियों, रविकुल करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्याकरण के आगे के भागों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना कि व्याकरण क्या बताती है। व्याकरण हमेशा नियम बताती है और व्याकरण की परिभाषा भी बताई थी और वर्ण के बारे में बताया था। वर्णों को कैसे तोड़ना है, आपको शब्दों को कैसे तोड़ तोड़ कर लिखना है मात्राओं के आधार पर। इन सभी पर हमने क्या की थी, बात की हुई थी। अब हम आगे की ओर बात करते हैं और जो भी विद्यार्थी अपने नोट्स रेडी करना चाहता है तो वो मैं परिभाषा बोलता जाऊँगा, आप लोग क्या करिए लिखते जाइए, नहीं तो लास्ट में मैं पीडीएफ तो सेंड करूँगा ही। तो आप लोग बस अभी क्या करना है, आपको बस खाली ध्यान देना है किसके बोर्ड की ओर और मेरे मैं जो समझाऊँगा बस उसको उसको कॉपी करना है, एकदम ध्यान में देना है कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला में देखिए, अब वर्णमाला की जब भी बात आती है तो क्या होता है, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। ठीक है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। व्याकरण को हमने 4 भागों में बांटा था, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो छोटे से शुरुआत करते हैं। पहले क्या आता है, वर्ण आते हैं, फिर शब्द बनता है, फिर पद बनता है, फिर जाकर वाक्य बनता है। तो चलिए, आज हमने लिया है पहले वर्ण विचार। वर्ण विचार में देखिए, पहली हेडिंग है वर्ण। वर्ण में क्या दिया है, वह छोटी से छोटी ध्वनि। क्या है, बिल्कुल छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किया जा सके, जिसके खंड ना किए जा सके, वह क्या कहलाती है, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, क, त, प। देखिए, जब मैंने इनको बोला तो इनको बोलने में कुछ भी मैंने अपना अलग से जोर नहीं लगाया, लेकिन जब व्यंजन को बोला तो क्या किया, देखिए इनकी नीचे हलंत लगाया है और इनको क्या बोलेंगे, क, त, प। इनको जब भी आप बोलोगे तो पूरा नहीं कह सकते, जब भी आप आधा बनाएंगे। अगर आप पूरा बना रहे हो तो कैसे कहेंगे, का। जब का बोला आपने लास्ट में, तो जो लास्ट में ध्वनि खिंचकर आई ना, का। आ का स्वर सुनाई दिया, क्या हुआ, आ का स्वर सुनाई दिया, ध्वनि सुनाई दी, तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया, स्वर कहते हैं। देखिए यहां पर, देखिए, का प्लस आ, व्यंजन हमेशा स्वर की मदद से ही बनते हैं और स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो व्यंजन को हमेशा स्वरों की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। अब वर्णों को कितने भागों में बांटा है, वर्णों को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। कितने, स्वर और व्यंजन। अब स्वर में क्या होता है, देखते हैं, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जस्ट अभी बताया, ठीक है, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, बिल्कुल आजाद हैं वो, उनको किसी की जरूरत नहीं है। वो कौन से स्वर होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वर कहलाते हैं। अब वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। वर्णमाला में या हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है भाई, 11 होती है। कहां से कहां तक होती है, छोटा आ से लेकर औ तक, छोटा आ से लेकर औ तक। तो फिर ये अंग और आहा क्या होते हैं, क्वेश्चन आया। अंग और आहा होते हैं आयोगवा। ये आयोगवा ऐसे हैं, ये ना तो स्वर में ही आते हैं और ना ही किसमें, व्यंजन में आते हैं, ये दोनों में ही आते हैं, कार्य करते हैं। आयोगवा व्यंजन में भी कार्य करते हैं और स्वर में भी कार्य करते हैं। इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, तो आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण किया मैंने किसके आधार पर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर 3 भेद में किया। 3 प्रकार हैं इसके। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्व को कई नामों से जानते हैं, देखते हैं कौन कौन से। ह्रस्व, मूल, एकमात्रिक और लघु। ह्रस्व, मूल, एकमात्रिक या लघु, इन सभी का एक ही मतलब है। तो आप लोगों को इन सभी के पूरे नाम याद रखने हैं। क्यों, हो सकता है एक ह्रस्व ना देकर लघु दे दे, लघु ना देकर क्या दे दे, एक मात्रिक स्वर दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब इनकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर की परिभाषा लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगे या कम समय लगता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण, ये क्या कर रहे हैं, हम उच्चारण कर रहे हैं, बिल्कुल हमें कम समय लग रहा है, हमने हाल बोल दिया,
तुरंत बोल दिया तो वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर। ह्रस्व का अर्थ क्या होता है? छोटा। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। एक मात्रिक स्वर जिसमें मात्रा ना हो, बिल्कुल एक ही मात्रा हो, ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आगे बढ़ जाऊं, अब ह्रस्व स्वर में आते कौन कौन से देखते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ई। क्लियर है ना मेरी बात? ये किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर में आते हैं। अब दीर्घ स्वर की बात कर ले। दीर्घ स्वर में लिखिए लिखिए वे स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगे। फिर से बोलता हूं, वे ध्वनियां, चलिए दीर्घ स्वर पर आते हैं। दीर्घ स्वर में क्या है? वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर हमें ह्रस्व स्वरों से भी अधिक समय लगता है। किससे? ह्रस्व स्वरों से भी अधिक समय लगता है। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखिए, जब हमने इसका उच्चारण किया तो हमने तुरंत बोल दिया। जब हमने दीर्घ स्वर का उच्चारण किया तो थोड़ा सा रुकावट आई बीच में, ठीक है, तो हमें ज्यादा समय लगा। किससे? ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लग जाए, वहां क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। क्लियर है मेरी बात? ये किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में। क्यों? ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लग रहा है। अब आता हूं प्लुत पे। देखिए प्लुत में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लग जाए। किससे? अब दीर्घ से अधिक समय किसको लग रहा है? प्लुत को लग रहा है। तो वो कौन से कहलाते हैं स्वर? प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण क्या होगा उसका? देखिए, जैसे ओम, यही करते हैं ना, ऐसे करके ओ। अब आप में जितनी भी शक्ति होगी आप उतनी शक्ति से ओम बोल सकते हो। ओ, तो क्या हो रहा? जो ओम तो अपन ने बोला ओ तो पहले बोला, लेकिन जो माँ है उसको खींचते जाएंगे, जितनी हम में शक्ति रहेगी उसको खींचते जाएंगे और लास्ट में जाकर उसको जोड़ेंगे। ओ, इस तरीके से। या इसकी परिभाषा दूसरी कैसे होगी? जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं, किसी को क्या करते हैं? दूर से पुकारते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम बोले, अगर राम को बुलाना है और वो हमसे कहीं दूर 100 मीटर दूर खड़ा है, तो हम तुरंत ऐसे नहीं बोलेंगे राम। अगर आपने ऐसे बोला बिल्कुल नॉर्मल तरीके से राम, तो ऐसा लगेगा जैसे वो अपने पास में ही बैठा है। ठीक है, अगर आप क्या करोगे उसको, अगर वो दूर है तो आप ऐसे चिल्लाना ही पड़ेगा दूर से, राम। जब आपने इस तरीके से चिल्लाया, चिल्लाने के बाद वो आवाज जब पहुंचेगी ना, उसी को हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? देखिए, ये तो हो गई स्वर के तीनों रूप की बात। स्वर को कितने रूप में बांटा था हमने? मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 भाग में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ठीक है, अब आ जाएं। देखिए, ह्रस्व स्वर तो आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये हो गए। कितने होते हैं? 4। अब जब दीर्घ स्वर की बात आती है तो दीर्घ स्वर को लिखिए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। क्लियर है? ए, आए, ओ और आओ। अब क्या करना है? अब एक क्वेश्चन आने लगा है कि मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर या मिश्र दीर्घ स्वर या संयुक्त दीर्घ स्वर? कौन कौन से बोले? मिश्र, संयुक्त या दीर्घ। देखिए, मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। एक क्वेश्चन आया हुआ था, मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो आप कहोगे मूल दीर्घ स्वर ये वाले होते हैं। इनको बनाते कैसे हैं? छोटा प्लस छोटा इक्वल टू बड़ा, छोटी ई प्लस छोटी इक्वल टू बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। अब आपने एक बात नोटिस की होगी, जैसा यहाँ छोटा है तो यहाँ भी छोटा है, यानी कि सेम टू सेम आए, जुड़वा है, ट्विंस आए हुए हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, जो मूल से ही बने हुए हैं। लेकिन
अब इस पर ध्यान दीजिए, छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए, छोटा आ प्लस ए बराबर में आए, छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर में ओ, छोटा आ प्लस छोटा ओ बराबर में औ। क्लियर है? देखिए ये याद कर लीजिए, जब हम क्या पढ़ेंगे, संधि को पढ़ेंगे तो ये वाली संधि आएंगी, गुण संधि है या दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है। तो जब संधि की बात करेंगे तब संधि में बताया जाएगा। अभी आपको बस इतनी सी बात याद रखना है कि मूल दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। और अगर मिश्र संयुक्त की बात की जाए तो वो कौन से होते हैं, ए आई ओ औ। ये बनते कैसे हैं, तो इस प्रक्रिया के अनुसार बनते हैं। आप लोग लिख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। ले लिया होगा, चलिए आगे की ओर बात कर लेते हैं। अब देखिए, प्रयत्न या जीभ के आधार पर, किसके, प्रयत्न या जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर के भेद पूछे हैं भैया, स्वर के भेद पूछे हैं। अब जीभ क्या है, ये हमारी जीभ है। जीभ का अग्रभाग होता है, मध्य भाग होता है और पश्च भाग होता है। ठीक है, अब अग्रभाग में कौन से स्वर आते हैं, तो इसकी परिभाषा कैसे होगी, नॉर्मल सी बात है कि जिस जीभ, जब हम भी उच्चारण करते हैं तो जीभ का कौन सा वाला हिस्सा कार्य करना चाहिए, अग्र, यानी कि आगे वाला हिस्सा कार्य करना चाहिए। तो देखिए अग्र में क्या होगा, छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए। बोलिए, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। जब आपने उच्चारण किया तो अगले आगे वाला हिस्सा ही कार्य करेगा। जबकि आप बड़ा आ बोलोगे आ, तो आ बोलने पर क्या होगा, जो ध्वनि है, स्वर को खींचना पड़ रहा है, मुंह को खोलना पड़ रहा है। तो जब आपने खोला तो पीछे की ओर गया अपना स्वर। जबकि इसमें क्या हो रहा है, हमने तुरंत के तुरंत ही बोल दिया। ठीक है, अब मध्य स्वर में क्या होता है, बीच में ही रुक जाए, अ अ, आपने बोला बस हाल वहीं पर रुक गए। देखिए भाई मेरे, जितना उच्चारण करोगे, उच्चारण करने पर ही आपका सही आंसर निकल कर आएगा। वैसे आप कितना रटोगे, रटने में बहुत है सिलेबस। ठीक है, रटना नहीं, ओनली समझना है। जितना प्रैक्टिकल करोगे। पश्च स्वर में क्या होते हैं, बड़ा आ, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला वाला भाग कार्य करता है। कौन सा, पिछला वाला भाग कार्य करते हैं या पश्च भाग कार्य करता है, क्या कहलाते हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। आया समझ में? पर आगे बढ़ जाऊं, अगली हेडिंग है, देखिए, होस्ट के आधार पर स्वर के भेद। किसके, ओठ के आधार पर, ओठ को ही हम ओष्ठ कहते हैं। देखे, ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। अब व्रतमुखी कौन से होते हैं, देखिए, व्रत तो आपने बनाया होगा, मुखी हटा देंगे, ये हटा दिया, व्रत है खाली। व्रत का मतलब क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, उदाहरण से देखिए, अगर परिभाषा भी नहीं आ रही तो कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे उदाहरण क्या होगी, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर या वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हमारे होंठ कैसे हो जाएं, गोल आकृति के हो जाएं। कैसे गोल आकृति के हो जाएं, कौन से हो गए, व्रतमुखी कहलाएंगे। कौन सा होगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। बोलकर देखो, बोलकर देखो, जितना ज्यादा बोलोगे आपको महसूस होगा कि हाँ अब हमारे आंसर सही आ रहे हैं। अगर आ गया व्रतमुखी और अव्रतमुखी बताइए तो आप लोग आराम से पहचान सकते हो बिना याद किए। कैसे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। छोटा ऊ, आपने बोला छोटा ऊ, देखिए जब मैं बोल रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरे होंठ गोल हो रहा है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। ठीक है, और अव्रतमुखी को देखिए, छोटा आ, मुंह खुला, बड़ा आ, ठीक है, छोटी ई में क्या हुए, होंठ फैल गए, बड़ी ई और फैल गए। छोटा ऊ बड़ा ऊ को छोड़ देंगे क्योंकि होंठ गोल हो रहे हैं। फिर क्या है भैया, ए आए, ए आए और री, री, इनमें होंठ गोल नहीं हो रहा। जबकि क्या हो रहा, व्रतमुखी में क्या हो रहा था, गोल हो रहे थे, तो उसको हम कहेंगे व्रतमुखी। और जिसमें होंठ गोल नहीं हो रहे हैं वो क्या हो गए भाई मेरे, अव्रतमुखी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। अब बात करते हैं क्या है,
व्यंजनों के बारे में, तो व्यंजन होते क्या हैं? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में क्या हो जाए, हमें स्वरों की जरूरत पड़ती है। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की जरूरत या आवश्यकता पड़ती है, उसको हम व्यंजन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कहां से कहां तक होते हैं? का से लेकर हा तक होती है। ठीक है, का से लेकर हा तक होते हैं। अब उच्चारण के आधार पर, किसके? उच्चारण के आधार पर या उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। उच्चारण के आधार पर देखिए, स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम वर्ण बोल रहे हैं ना, जो भी हम वर्ण बोलेंगे तो मुख के किसी ना किसी भाग को क्या करेगी? टच करेगी जीभ, टच करेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब उसमें व्यंजन पर आ जाऊं, उस ये कहां से कहां तक होते हैं? का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक होते हैं। अगर वो 2 और कर रहा है, प्लस ऐड कर रहा है, कौन कौन से? ढ और ढ, तो कितने हो जाएंगे? 25 प्लस 2 करके 27 हो जाएंगे। नहीं तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 ही है। ठीक है। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, ऊष्म व्यंजन की परिभाषा होती क्या? वो क्या, जैसे ऊष्म, देखिए ऊष्म व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकले, सुरसुराहट करके क्या हो, गर्म हवा निकल आए तुरंत, तो वो कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। जैसे आप बोल कर देख लो, श श स ह। कौन कौन से? श, स, सा और ह। जब आप इनका उच्चारण करना सीख जाओगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत बोलकर देखो कि अरे इसमें क्या हो रहा है, गर्म हवा निकल रही है, तो आप तुरंत ही समझ जाओगे कौन से ऊष्म व्यंजन है ये। कौन से है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। अंतस्थ में आ जाऊं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श और ऊष्म के मध्य आने वाले क्या कहलाते हैं? वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, ये क्या है? यहां से लेकर यहां तक स्पर्श व्यंजन है, और ये कौन से है? ऊष्म व्यंजन। इन दोनों के मध्य आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है मेरी बात? व्यंजनों को हमेशा स्वरों की जरूरत पड़ती है और स्वरों को किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है उच्चारण की दृष्टि से? 3 भागों में, स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श की कितनी संख्या है बोलिए? यहां नहीं देखना है, 25 होती है, का से लेकर मां तक, और प्लस 2 कर देंगे तो कौन कौन से होते हैं? ढा और हा। फिर अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, सा, ह। आपने इनका उच्चारण किया तो आपको महसूस हुआ कि हाँ, गर्म हवा, मुख से गर्म हवा निकली थी। ठीक है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं। देखिए, अब लिखा है आगत, निर्मित, ग्राहित। ये क्या होता है? अब देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करनी है। देखिए, आगत, निर्मित, ग्राहित, कोई भी शब्द आ सकता है, तो घबराना नहीं है। आगत यानी कि बाहर से आए हुए, निर्मित नए निर्माण किया गया हो, ग्राहित जो हमने ग्रहण किए गए हो, यानी कि बाहर से आए हुए वर्णों को ग्रहण किया है। तो बताइए, उन्होंने पूछा है कि कौन से वर्ण हो गए, तो हमने कह दिया जा और फा। अब जा और फा के नीचे आप कहोगे सर यहां भी तो जा और फा है, तो ये नहीं होंगे। नहीं, वो नहीं होंगे। एक चीज दिख रही होगी आपको, क्या? इनके नीचे बिंदी। ये जब भी बिंदी लग जाती तो वो कौन से वर्ण होते? आगत, ग्राहित या निर्मित व्यंजन कहलाते हैं। ओके। देखिए, अब आप कहोगे सर इस बिंदी को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आता है ना दिमाग में। आपको ये तो पता है कि अगर छोटा आ के ऊपर ये बिंदी लग गई तो इस बिंदी को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जबकि अगर यही बिंदी नीचे लगा दी जाए, नीचे लग जाए, तो फिर इस बिंदी को क्या कहेंगे? बताइए।
इस बिंदी को हम कहेंगे नुक्ता। क्या बोलेंगे भाई मेरे? नुक्ता कहेंगे इसको, याद रख लेना। और एक और पॉइंट यहीं से देखिए, सिरोरेखा किसको कहते हैं, याद कर लीजिएगा। सिरोरेखा, सिरोरेखा किसे कहते हैं? जब भी हम कोई वर्ण, शब्द, वाक्य लिखते हैं ना, जैसे छोटा आ लिखा तो क्या सही लिखा? नहीं लिखा। इसके ऊपर क्या होनी चाहिए? एक सिरोरेखा होनी चाहिए जो वर्णों को, सब शब्दों को क्या करे? जोड़े। जैसे मुझे राम लिखना है, राम लिख तो दिया, लेकिन क्या ये जोड़ रहा है सब वर्णों को? नहीं जोड़ रहा है। इस जोड़ने के लिए क्या चाहिए? एक रेखा चाहिए। उसी रेखा को क्या कहते हैं हम? सिरोरेखा कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ जाऊं। आज आपने दो नई चीजें सीखी होंगी, नुक्ता किसको कहते हैं और सिरोरेखा किसको कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ और श्रा। छत्र, ज्ञ और श्रा। अब छा से छत्री कैसे बनता है? देखिए, आधा का प्लस सा से षटकोण। त्रा कैसे बनेगा? आधा ता प्लस रा, त्रा। ज्ञ कैसे बनेगा? आधा जा प्लस इया। ओके। और श्रा कैसे बनेगा? आधा शा सलजम वाला और रा। श्रा बोल के देखो, श्रा। ज्ञा, जब आपने इनको बोला ज्ञा, ज्ञा बोलने पर ही इया का उच्चारण आ रहा, त्रा को बोलने पर उच्चारण हुआ, इसका बोला तो हमने इसका भी उच्चारण हुआ। बस इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। श्रा, श्रा कैसे टूट रहा है? आधा का प्लस सा से षटकोण से। बस आपको याद ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आप 1 से 2 बार रिवीजन करोगे तो आपको कंफर्म ही याद हो जाएगा। और मेरी भाई एक बात याद रख लेना, क्या कि जितना ज्यादा आप वर्णमाला को क्या करोगे, उच्चारण करके देखोगे। मैंने कल बताया था पिछली वीडियो में कि कैसे हमको याद करना है, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ। मैंने कहा था आप लोग उच्चारण करिए भाई, कंठ में कैसे होते हैं, तालु में क्या होते हैं, मूर्धा में क्या होते हैं, इन सभी का उच्चारण करके देख लो, आप लोगों को 100% याद हो जाएगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखें, नासिक के व्यंजन पर आ जाएं। देखिए नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर नाक से क्या हो? नाक से स्वर निकले, नाक अपनी क्या हो? बैठ जाए। जैसे बोलो इया, इंगा। जब आपने ये बोला, जब अगर मैं कहूं का कबूतर बोलो का, तो आपने का बोला तो तुरंत बोल दिया, का खा गा घा। जब मैंने कहा इंगा बोलो, इंगा, तो आपने क्या किया? हल्की सी नाक दब गई। इंगा, इया, अणा, ना और मा। ठीक है, इंगा, अणा, ना, मा। ये क्या है? ये नासिक के व्यंजन है। नासिक के व्यंजन को और क्या कहते हैं? वर्ग का पंचमाक्षर। कैसे कहते हैं वर्ग का पंचमाक्षर? हमें तो नहीं आया। देखिए 1 2 3 4 5, ये वर्ग के कौन से हैं भाई? ये वर्ग के पंचमाक्षर कहलाते हैं। क्लियर है? वर्ग के पंचमाक्षर कौन से होते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, प्राकंपित या लुंडित व्यंजन कौन सा होता है? तो एक ही वर्ण होता है, रा। ठीक है, प्राकंपित और लुंडित व्यंजन कौन सा होता है? रा। और एक और वर्ण होता है, कौन सा? काकल्य। कौन सा? लिख लीजिए, अगर उधर नहीं लिखा, काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण एक ही होता है, हा। जिस तरीके से प्राकंपित और लुंडित व्यंजन की बात की जाए तो रा होता है, उसी तरीके से काकल्य वर्ण कौन सा होता है? एक ही होता है, हा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन का अर्थ क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन का अर्थ होता है फेंका हुआ। फेंका हुआ कौन से होते हैं? इस ढा और हा, या इनको हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो नोट करके लिख लेना, इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। आगे बात करें पार्श्विक, और पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? तो कौन सा होता है? ला। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ला होता है। अब आते हैं अघोष, सघोष। देखिए अघोष, सघोष याद करने का सबसे बढ़िया मेथड देखिए, इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के ऊपर। आप लोग उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए अघोष
और सघोष। अघोष में क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, और एक नंबर से ही ये स्टार्ट होते हैं, 1 और 2। ठीक है। अघोष देखिए, इसमें से छांटिए, ये जो चार्ट बना है इनमें से छांटिए। अगर मैं कहूं का वर्ण में, का वाले वर्ग में अघोष छांटिए, तो आप कौन से नंबर कहोगे? जब आपको याद है 1 और 2 कौन से होते हैं, अघोष होते हैं। तो 1 और 2 ये कौन से हो गए, अघोष हो गए। 4 छा अघोष हैं, टाठा ताथा पाप पाफा क्या है, ये अघोष है। उसी तरीके से सघोष या घोष आ जाए तो कौन से होंगे, लास्ट के 3, 3 4 5 ये कौन से हो गए, अघोष सघोष हो गए या घोष हो गए। क्लियर है। अब एक चीज नोट करके लिखना भाई, ये क्या है, देखिए श स और ह ये कैसे वर्ण हैं, ये वाले देखिए स, ये तीनों किस में आते हैं, ये तीनों अघोष में आते हैं। और घोष में कौन से आते हैं, या रा लावा हा। क्लियर है। क्योंकि ये वर्ग का पंचमा अक्षर नहीं है, इसीलिए इनको यहां पर इस तरीके से मैंने लिख दिया, नहीं तो आप कहोगे सर कि ये वाले ऐसे क्यों लिखे हुए हैं। ठीक है। आगे बात करूं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण के नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5, महाप्राण के 2 और 4। ठीक है। इनको याद कैसे करें, अल्प प्राण कैसे होते हैं, अल्प प्राण विषम होते हैं, महाप्राण सम होते हैं। लिख लीजिए, ये क्या होते हैं, विषम होते हैं और महाप्राण सम होते हैं। इनके नंबर क्या होते हैं, 1 3 5, महाप्राण 2 और 4। जैसे कि इसमें बात की जाए चा वाली लाइन में, चा वर्ग में चा जा और या ये कौन से वर्ण हो गए, चा जा और या ये हो गए अल्प प्राण। महाप्राण की बात की जाए छा और झा कौन से हो गए, महाप्राण हो गए, क्योंकि 2 और 4 किसके नंबर हैं, ये महाप्राण के हैं। अल्प प्राण के 135 या 1 3 5। क्लियर है मेरी बात। आगे बात करूं, देखिए अब लास्ट बचा हुआ है उच्चारण की दृष्टि से। कल मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, फिर से बात कर लेते हैं भाई। जितना ज्यादा आप इसका रिवीजन कर लोगे, गारंटी लेता हूं कि आप व्याकरण भूलने वाले नहीं हो। व्याकरण में वर्णमाला तो नहीं भूलने वाले। कैसे, देखिए अब एक तो यही क्वेश्चन आता है कि उच्चारण का क्रम लगाइए। कैसे लगाना है, कंठ, कंठ कहते किसको है, ये हाथ रखिए गले पर, बोलिए क ख ग घ अंगा। जब आपने ये वाले वर्ण बोले तो अपना गला क्या होगा, वाइब्रेट होगा। बोलिए क ख ग घ अंग। तो सबसे ज्यादा जोर भी कहां लग रहा है, कंठ में ही लग रहा है। तो कंठ में कौन कौन से आते हैं, पूरा का वर्ग आएगा, अ छोटा आ बड़ा आ बोला क्या हुआ, कंठ में ही ज्यादा जोर हुआ। ह ह बोला, उसमें भी ज्यादा प्रेशर पड़ा। और ये क्या है, विसर्ग। अब विसर्ग में देखिए प्रातः बोलिए, प्रातः, प्रातः जब बोला आपने, प्रातः बोलने पर क्या पाया, ह। ये कहा कंठ पर ही जो जोर पड़ रहा है, तो ये किस में आ गया, ये भी कंठ में आ गया। तालु या तालब्य, छोटी ई बड़ी। अब देखिए कंठ में ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, छोटी ई बड़ी ई। जीभ क्या हो रही, छिल रही है। तालु कहते किसको है, ऊपरी वाले हिस्से को। या हम कोई पपड़ी वगैरह खाते हैं तो क्या होता है, हमारी जो हम कहते नहीं, ये तालु छिल गया, तो ऊपर वाला हिस्सा रहता है जीभ के, ये ऊपर वाला हिस्से को हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। छोटी ई बड़ी ई, चा वर्ग, या और शा। उच्चारण करके देख लो, उच्चारण करके देखोगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, ये हम याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लेते हैं। आगे मूर्धा या मूर्धन। मूर्धन में क्या है, मूर्धा में देखिए ये क्या है, मुख का आकार है, मुख का आकार है। तो ये कौन सा, ऊपरी हिस्सा तालु है, ये नीचे जबड़ा है। तो ये हमारी जीभ है, ऊपर छिलकर झटके से नीचे आ जाए। क्या है, ऊपर छिलकर झटके से नीचे गिर जाए, उसी को हम मूर्धा कहते हैं। आप बोलिए टा, टा। जब भी आप टा बोलोगे तो ऊपर पहले जीभ छिलेगी, फिर झटके से ही नीचे गिरेगी। आप बिना गिराए नहीं बोल सकते। षटकोण बोलिए, सा से षटकोण, षटकोण, षटकोण। आपकी ऊपर जीभ छिली और झटके से नीचे गिर जाएगी, देखना। तो कौन से होगा ये, मूर्धा या मूर्धन्य। कौन कौन से आते हैं, री आता है, टा, रा और सा से षटकोण आता है। अब आते हैं दंत में, ता था दा धना। आपने बोला, उच्चारण किया, ता से तलवार, था से थर्मस, यानी कि ता था दा धा ना। ये दांतों में जीभ टच होगी,
क्या हो रही है, दांतों में जीभ टच हो रही है, तो कौन से हो गए, दंत हो गए, ला, सा और लिरा। अब सा और शा में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इस वाले को कैसे याद करें, सलजम से, सलजम बोलकर देखो, सलजम सलजम, ऊपर की ओर जीभ छिलेगी, और जबकि आप इसको बोलोगे सपेरा, सपेरा, तो दांतों में जीभ टच होगी। और इसको तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको बोलकर देख लो, षटकोण, षटकोण, ऊपर नीचे तुरंत के तुरंत ही क्या होगी, टच हो जाएगी। आगे बात करें ओष्ठ में क्या होता है। देखिए ओष्ठ में जो होंठ क्या हो, गोल आकृति में हो जाए, अभी बताया था इस वाले में, होंठ कैसे हो, गोल आकृति में, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, क्या हो रहा है, गोल आकृति में हो रहा है। कौन से हो गए, ये हो गए ओष्ठ, छोटा ऊ। ओष्ठ में कौन से होते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पूरा पा वर्ग। बोलकर देखो, पा फा बा भा मा। अगर मैं होंठ का निचला हिस्सा काट दूं या इसको पकड़े ही रहूं, तो आप पाभा बाभा मा बोल सकते हो क्या, बोलकर देखो लो, इसको छुपा दो, अब बोलकर देखो, नहीं आ रही आवाज। और यही एक क्वेश्चन आया हुआ था, अगर होंठ का निचला हिस्सा या ऊपरी हिस्सा काट दिया जाए, उसको काट दिया जाए, तो हम कौन सा वर्ड नहीं बोल सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस कीजिए आप। कैसे, पा फा बा भा मा, खुला चिपका, खुला चिपका, क्या हो रहा है, ये किसमें होते हैं, ओष्ठ में होते हैं। नासिक में अभी मैंने बताया था कौन से वर्ग के पंचमाक्षर, या, अणा, अंगा, ना और मा, ठीक है। दंतोष्ठ में दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ कौन से हैं, वाह है, केवल एक ही दंतोष्ठ, वाह। अब कंठ तालब, कंठ प्लस तालब्य, कंठ प्लस तालब्य से निकलने वाले वर्ण कौन से है, ए और ऐ। यहां कंठ में भी पहले प्रेशर पड़ेगा और फिर तालब्य में, कंठ तालब। अब कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ में कौन से होंगे, ओ और औ। कैसे, कंठ प्लस ओष्ठ है, ये कंठ में जोर पड़ेगा और ओष्ठ है में, ठीक है। अब देखिए वर्णमाला आप लोग इसको लिख सकते हो और इसी तरीके से लिखकर याद करना है। क्यों, क्योंकि एक लाइन ये कौन सी होगी, कंठ की होती है, फिर ये तालु, फिर ये मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। अब इसके बाद क्या है, ये क्या है बताइए जल्दी से, अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, और ये दोनों क्या है, द्विगुण व्यंजन। इसको हम अंगों को क्या कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं, और आहा को विसर्ग कहते हैं। तो भाइयों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपके लिए नई वीडियो जो लाऊंगा, उसमें आपके तो ज्यादा से ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर आपको ही बताने होंगे। और दूसरा अनुनासिक, अनुनासिक, निर्नासिक, अनुस्वार, अनुनासिक, और क्या है, इंगा, अणा और डा से डलिया, इन सभी में अंतर बताऊंगा जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे।